नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से इकाई 4 आजीविकाएं पढ़ेंगे। आजीविकाएं होती क्या हैं? कोई व्यक्ति जीवन की अलग अलग अवधियों या उम्र में जिस क्षेत्र में काम करता है उसी को आजीविका कहते हैं। इसका मतलब सरल शब्दों में ये हुआ कि हमारे जीवन का गुजारा या निर्वाह करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसे आजीविका कहते हैं। जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार आदि ये कुछ आजीविकाएं हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 4 चित्र देख रहे हो। सबसे पहले चित्र में बाल काटने का कार्य किया जा रहा है, दूसरे चित्र में खेती का कार्य किया जा रहा है, तीसरे चित्र में कुछ कंप्यूटर में कार्य किया जा रहा है यानी कि बैंक में कार्य किया जा रहा है, और चौथे चित्र में सब्जी बेचने का कार्य किया जा रहा है। और इन चारों चित्रों को देख के हमें पता चल रहा है कि इन लोगों को इस कार्य करने के बदले कुछ कमाई होती है और उस कमाई से ये लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो ये सभी इनकी आजीविकाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 की तरफ, जो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। जैसे कि आपको पता है कि क्षेत्र 2 तरह के होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र में क्या आजीविका होती है उस बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे कितने समस्याओं का सामना करते हैं, और इसे भी हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम पाठ में पढ़ने वाले हैं कि सभी लोगों की आजीविकाएं समान हैं या फिर अलग अलग हैं, उनकी आजीविकाओं का साधन क्या है और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 8 को, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं। अब यहाँ पर देखो, शुरुआत में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि लोग, बहुत तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। कोई दीवार बना रहा है, कोई सब्जी या फल फ्रूट की रेहड़ी चला रहा है, कुछ लोग नदी में मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है, कोई पेड़ से फूल तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है, कुछ लोग खेती का काम कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे देखो साइकिल बनाने का काम भी कर रहे हैं। अब इस चित्र से जुड़े यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए हैं, इन सवालों के हम जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि इस चित्र में लोग क्या कार्य कर रहे हैं। इसका उत्तर है, ऊपर की तस्वीर में लोगों को निम्नलिखित काम करते दिखाया गया है। नंबर 1, लोग दीवार बना रहे हैं। नंबर 2, रेहड़ी चला रहा है। नंबर 3, कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। नंबर 4, कुछ लोग फूल तोड़ रहे हैं। नंबर 5, खेतों पर काम कर रहे हैं। और नंबर 6, कुछ लोग दुकानदारी कर रहे हैं। अब है प्रश्न 2, खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो अब आपको क्या करना है कि जो खेतों से जुड़े हुए काम नहीं है उनकी आपको अलग से सूची बनानी है और जो खेती से जुड़े हैं उनकी एक अलग सूची बनानी है। तो इसका उत्तर क, खेती से जुड़े काम। नंबर 1, खेतों में काम करते किसान। नंबर 2, फल व सब्जियां तोड़ते लोग। अब है ख, जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है। नंबर 1, रेहड़ी चलाना। नंबर 2, दीवार बनाना। और नंबर 3, मछली पकड़ना। अब है प्रश्न 3, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है।
उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। अब देखो, जैसे यहाँ पर पाठ में हमें एक चित्र दिया है और उसमें वो क्या काम कर रहे हैं हमें वो बताया गया है। अब आपको क्या करना है, आपने जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में कभी गांव में किसी को काम करते हुए देखा होगा तो आपको उन लोगों का चित्र बनाना है। आपको सोच के या देख के उनके बारे में चित्र बनाना है और फिर वो क्या काम कर रहे हैं, किस बारे में काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं, जो मुख्य गली है और वह बाजार की तरह दिखती हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की है, जहां टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वहाँ बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक चित्र दिखाया गया है। धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। ये लोग यहाँ पे रोपाई का काम कर रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि कमर तोड़ यानी कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर तमिलनाडु के एक कलपट्टू गांव के बारे में बात हो रही है, जो कि समुद्र तट के पास में है। और यहाँ पे देखो हमें खुद ही बताया है कि लोग अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, गुजारा करने के लिए अलग अलग तरह का काम करते हैं। कोई साइकिल ठीक करने का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई बुनकरी का काम कर रहा है, कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, कोई खेती करता है, कोई टिफिन पैक करने का काम करता है, किसी ने दुकान खोली हुई है। तो सभी लोगों की जो आजीविका है वो अलग अलग है। वो अलग अलग तरीके से पैसे कमाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बात करी है तुलसी की। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथमा काम की निगरानी करती है। तो यहाँ पे देखो तुलसी जो है वो रामलिंगम की जमीन पर काम करती है और वह कहती है कि वो शादी से पहले भी यही मजदूरी का काम करती थी। अब यहाँ पर उसके काम करने का समय क्या है? सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। और उन सब के काम की देखरेख कौन करता है? जो रामलिंगम की पत्नी है, यानी कि करुथमा। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। यानी कि पहले रुपाई का काम होता है, फिर निराई का और फिर बाद में कटाई का काम होता है, जिसमें कि इन लोगों को काम करने के बाद मजदूरी मिलती है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है।
रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिलता है। ये पत्थर और बालू पास के शहर में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहां से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो देखो, यहाँ पर हमें तुलसी के काम के बारे में, आजीविका के बारे में, उसके जीवन निर्वाह के बारे में बताया गया है। वो कहती है कि शादी से पहले भी वो इस काम को करती थी, यानी कि मजदूरी को करती थी। बस फर्क ये है कि पहले उसकी उम्र कम थी तो वो आसानी से काम कर लेती थी, लेकिन अब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो उसको काम करने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होती हैं। दूसरा, वो बताती है कि पहले उसको मजदूरी ज़्यादा मिलती थी, अभी मजदूरी जो मिलती है वो थोड़ी कम है। लेकिन वो कहती है कि उसको रामलिंगम पर भरोसा है, इसलिए वो वहाँ पर उसके साथ काम करती है। क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो सस्ते मजदूर ढूंढने के लिए इधर उधर आसपास के गांव में जाते हैं, लेकिन रामलिंगम अगर उसके पास कुछ भी काम होगा तो वो तुलसी को ही बुलाएगा। इसके अलावा वो बताती है कि उसका जो पति है रमन, वो भी एक मजदूर है और उन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है। वो साल के कुछ महीनों में खेती का काम करते हैं और कुछ में खेतों में कीड़े की दवाई को छिड़कने का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो लोग पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम भी करते हैं और इन पत्थर और बालू को शहर में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाया जाता है। खेत में काम करने के अलावा जो है, तुलसी देखो अपने घर का सारा काम करती है। इसके साथ ही वो और औरतों के साथ जंगल से लकड़ी भी लाती है, जो कि गांव से 1 किलोमीटर दूर बोरवेल के पास है। वहां से वो 1 किलोमीटर दूर बोरवेल से वो पानी भी लेकर आती है और जो गांव के पास जो दूर जंगल है वहां से वो लकड़ी भी लाती है और औरतों के साथ। और वो बताती है कि जो उसका पति है वो घर का सामान या साग सब्जी लाने में उसकी मदद करता है। अब यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि हमारे 12 महीने दिखाए गए हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में ये लोग खाली रहते हैं, इनके पास कुछ काम नहीं होता। अब ये लोग जून और जुलाई में बीड़ा बनाने का काम करते हैं। मई, जून और जुलाई में बीड़ा बनाने का काम करते हैं। उसके बाद जुलाई आखिरी से और अगस्त तक ये लोग रोपाई का काम करते हैं। फिर सितंबर और अक्टूबर में ये निराई का काम करते हैं और नवंबर और दिसंबर में इन लोगों के पास कटाई का काम होता है। अब नीचे हमें एक सवाल दिया गया है, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर है तुलसी को साल भर कमाई के मौके नहीं मिलते हैं। तुलसी को वर्ष के कुछ महीने जून, अगस्त, सितंबर तथा नवंबर में ही काम मिलता है। साल के बाकी महीनों में उसे काम नहीं मिलता। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। अब देखो, यहाँ पे तुलसी बताती है कि उसकी 2 बेटियां हैं और वो दोनों ही उसके जीवन की खुशियां हैं। यानी कि आपको भी पता है, हर माँ बाप को, हर माता पिता को अपने बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, वो उनके जीवन की खुशियां होते हैं। तो वो भी यहाँ पे वही बताती है।
फिर वो कहती है कि पिछले वर्ष उसकी जो एक बेटी है वो बीमार हो गई थी, जिसको इलाज के लिए शहर ले जाया गया और उसके खर्चे के लिए उसको रामलिंगम से थोड़ा बहुत उधार लेना पड़ा। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। तो देखो, हमने यहाँ पे तुलसी की जो कहानी पढ़ी उसमें हमने देखा कि उनका जो जीवन है बहुत ही मुश्किलों भरा होता है, बहुत ही तकलीफें होती हैं। उन्हें कुछ ही समय के लिए कार्य मिलता है जिससे कि उनकी कमाई होती है। कुछ समय के लिए वो खाली रहते हैं जहाँ पर कि उनकी कुछ भी कमाई नहीं होती। लेकिन उसके अलावा भी उनको अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि लकड़ी काटना, जंगलों से लकड़ी लेके आना, पानी भरना, बहुत सारे काम हो जाते हैं उनके पास। और जब उनके पास कार्य नहीं होता है तो उनको अपने गांव से दूर दराज के क्षेत्र जो होते हैं वहां पर जाना पड़ता है, जिसको कि पलायन कहा जाता है। और ये पलायन जो है कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया कि हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं और कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, यानी कि जमीन नहीं है, और वो लोग क्या करते हैं, दूसरों की जमीनों पर मजदूरी करते हैं। अब यहाँ पर तुलसी के जीवन पर आधारित कुछ सवाल दिए हैं और इन सवालों के हम जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है, तुलसी के काम का विवरण दीजिए, यह रमन के काम से कैसे अलग है। तो इसका उत्तर है, तुलसी का काम, तुलसी को नियमित रूप से काम नहीं मिलता है। वर्ष के कुछ महीने ही काम नहीं मिल पाता है। तुलसी धान की रोपाई का काम करती है, धान की फसल थोड़ी बढ़ जाने पर निराई का काम करती है और फसल पक जाने पर कटाई का काम करती है। खेत में काम करने के अलावा वह घर का सारा काम करती है। जंगल से लकड़ी भी लाती है, 1 किलोमीटर दूर से पानी भी लाती है। रमन का काम, रमन एक मजदूर है, वह खेती में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों पर कोई काम नहीं मिलता है तो वह पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तुलसी और रमन के काम में अंतर क्या है। अब अगला प्रश्न है, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है, तुलसी के पास पूरे वर्ष काम नहीं होता है और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाती है। तुलसी की ही तरह अन्य खेतीहर मजदूरों की भी यही स्थिति है। अब है अगला प्रश्न, आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहां खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं। तो इसका उत्तर आपको खुद लिखना है। आपके पास में या फिर आप जिस गांव के बारे में जानते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि वहां पर कौन सी फसल उगाई जाती है। उसके बाद उन खेतों पर जो मजदूर काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो किस तरह का काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है अपने जवाब में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, यदि तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो वह दूसरों के खेत पर कम मजदूरी पर काम नहीं करती, बल्कि अपने खेतों में काम करती। वह फसल की बुवाई, निराई तथा फसल कटाई के समय अपनी मदद के लिए अन्य मजदूरों को काम उपलब्ध कराती। तुलसी के पति दूसरों के खेतों पर मजदूरी नहीं करते। अब यहाँ पर तो हमने तुलसी के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे
शेखर के बारे में, यानी कि शेखर की आजीविका क्या है, वो अपना किस तरह जीवन निर्वाह करता है। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यही सरकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बड़ा बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या तक कर ली है। अब देखो, शेखर के बारे में हमें पढ़कर पता चला कि उसके पास 2 एकड़ जमीन है और वो उस जमीन में खुद ही काम करता है। लेकिन वो कहता है कि जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो छोटे किसानों से मदद लेता है और बदले में कभी कभी उनकी भी मदद कर देता है। इसके बाद वो बताता है कि जब कभी उसे बीज या खाद के लिए व्यापारियों से उधार लेता है या फिर पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पैसे मांगता है, तो उसके बदले उसे क्या करना होता है, अपना धान उन्हीं व्यापारियों को कम पैसों पे बेचना पड़ता है, कम कीमत पर बेचना पड़ता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जब उसको खुद जरूरत होगी तो व्यापारी उसको उधार नहीं देंगे। इसके अलावा यहाँ पे वो कहता है कि जो भी उसकी कमाई होती है इन सब धान को बेचकर, उससे सिर्फ उसका 8 महीने तक ही गुजारा हो पाता है। अब आगे का गुजारा करने के लिए वो क्या करता है, रामलिंगम की चावल की मिल में कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पे बताया है उसने कि उसके पास एक गाय भी है और उस गाय का दूध वो सहकारी समिति में बेचता है, जिससे कि रोज के खर्चों के लिए थोड़ा बहुत पैसा उसको और मिल जाता है। फिर यहाँ पे बात करी है कर्जा लेने के बारे में कि कई बारी क्या होता है, कई किसानों को कर्जे की जरूरत पड़ती है। और वो कर्जा किस लिए होता है, उनको जब अपने खेतों के लिए बीज की जरूरत पड़ती है या कीटनाशक दवाइयों की जरूरत पड़ती है या फिर खाद की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार बीज की जो किस्म होती है वो अच्छी नहीं होती या फिर फसल को कीड़ा लग जाता है, और इन दोनों ही कारणों से इन किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद होने की वजह से किसान उधार लेता है और उस उधार को कई बारी वो चुका भी नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, और इसी को कहा जाता है कि कर्ज तले दब जाना। और आपने कई बारी देखा भी होगा कि किसान जो है कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि अपने जीवन को खो देते हैं। अब यहाँ पर शेखर के जीवन से जुड़े हुए कुछ हमें सवाल दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। प्रश्न 1 है, शेखर का परिवार क्या काम करता है?
आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? इसका उत्तर है, शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है। वह अपने खेत का सारा काम खुद ही अपने परिवार के साथ मिलकर कर लेता है। कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता है, वह भी बदले में उनके खेतों में कटाई के समय काम करवा देता है। इसलिए शेखर अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूर नहीं लगाता। अब है अगला प्रश्न, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? इसका उत्तर है, शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है। इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है और इसी कारण शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेचता। अब है अगला प्रश्न, शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी? दोनों के तर्कों को लिखिए। अब देखो, इन्होंने यहाँ पे हमें एक वो दे दी है। आपको बोला गया है कि आपको ये सोचना है कि शेखर की जो बहन है उसने भी व्यापारी से उधार लिया। एक स्थिति दे दी गई है यहाँ पे कि जिस स्थिति में शेखर की बहन ने भी मीना ने व्यापारी से उधार लिया है, लेकिन इस स्थिति में होने के बावजूद वह व्यापारी को अपना धान नहीं बेचना चाहती और वह व्यापारी के एजेंट को बोलती है कि वो अपना जो है उधार चुका देगी। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में किस तरह से बात हुई होगी, क्या बातचीत हुई होगी, वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले एजेंट ने बोला, तुमने उधार लिया था इसलिए अपना धान बेचकर उधार चुका दीजिए। मीना बोलती है, मैं अपना धान बाजार में बेचूंगी। एजेंट, तुम अपना धान बाजार में नहीं बेच सकती हो क्योंकि तुमने फसल बोने के लिए मुझसे उधार लिया था, इसलिए धान भी हमें ही बेचना पड़ेगा। मीना, मुझे बाजार से धान बेचने से अधिक मूल्य मिलेगा, तुम कम कीमत देते हो। एजेंट, वाह, जब तुम्हें पैसे की जरूरत होती है तो तुम हमसे उधार ले लेती हो। हम तुम्हें उधार देते हैं, बाजार नहीं देता, इसलिए धान तो हमें ही बेचना पड़ेगा। मीना, नहीं, मैं अपना धान बाजार में बेचकर तुम्हारा उधार चुका दूंगी। एजेंट, मीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम बुरा होगा। तो हमने देखा कि दोनों के बीच में किस तरीके की बातचीत हुई है, किस तरीके की बहस हुई है, किस तरीके से व्यापारी ने उसको, हमने देखा कि एक धमकी भी दे दी है कि इस चीज का परिणाम उसके लिए सही नहीं होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं? आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी जमीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या हैं और उन्हें दूसरों के जमीन पर काम करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो अब हम इनके दोनों के जो जीवन के में जो अंतर है वो बताएंगे। नंबर 1, जमीन के आधार पर अगर हम देखें तो शेखर के पास अपनी जमीन है और वह अपने खेतों पर काम करता है, जबकि तुलसी के पास अपनी जमीन नहीं है, इसलिए वह रामलिंगम के खेतों में काम करती है। नंबर 2, उधार के आधार पर अगर हम देखें तो शेखर को खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है और उधार चुकाने के लिए कम कीमत पर व्यापारी को धान बेचना पड़ता है, जबकि तुलसी को बेटी की बीमारी के लिए रामलिंगम से उधार लेना पड़ा था, जिसको चुकाने के लिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। अब है कमाई के साधन। तो कमाई के साधन के आधार पर अगर हम देखें तो शेखर की कमाई का साधन उसकी खेती में पैदा होने वाला धान है तथा उसकी गाय का दूध है और खाली समय में रामलिंगम की चावल मिल में काम करना है, जबकि तुलसी की कमाई का एकमात्र साधन उसकी दूसरों के खेतों पर मजदूरी करना है। अब हम देखेंगे दूसरों की जमीन पर काम करने की जरूरत। शेखर फसल कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों से मदद लेता है
और उसके बदले में वह उनके खेतों में कटाई का काम करता है, जबकि तुलसी मजदूरी के लिए दूसरों के खेतों पर काम करती है। तो बच्चों, अभी के लिए हम इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको ये कार्य करना है कि जो भी अभी तक हमने ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाओं के बारे में पढ़ा है, तुलसी के जीवन निर्वाह के बारे में पढ़ा है, शेखर के जीवन निर्वाह के बारे में पढ़ा है, आपको उसको अच्छे से दोहराना है। आगे का पाठ हम हमारी अगली कक्षा में शुरू करेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। नमस्ते प्यारे बच्चों, और आइए अब हम अध्याय 8 यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं को पूरा करते हैं। अभी तक हमने तुलसी के बारे में पढ़ा, उसके जीवन निर्वाह के बारे में पढ़ा, उसकी आजीविका के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने शेखर के जीवन निर्वाह, उसकी आजीविका के बारे में पढ़ा, और दोनों में ही हमने देखा बहुत ही तरह के फर्क थे। अब हम आगे पढ़ेंगे रामलिंगम और करुथम्मा के बारे में। रामलिंगम कौन था? जिसके खेत में तुलसी और शेखर दोनों ही काम करते थे। शेखर रामलिंगम की मिल में काम करता था और तुलसी रामलिंगम के खेत में काम करती थी। और करुथम्मा रामलिंगम की पत्नी थी, जो कि इनके काम की देखरेख करती थी। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वह कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, हमें खेतों के चित्र दिखाए गए हैं और इसके नीचे लिखा है कि रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतीहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो देखो, हमें बताया है यहाँ पे कि उसके पास 20 एकड़ जमीन है और उसमें से ही कुछ एक का यहाँ पे हमें दिखाया गया है जिसपे कि धान रोपी गई है। और फिर उसके बाद ये भी बताया है कि तुलसी जैसे मजदूर जो कि कड़ी मेहनत करते हैं, ये उसी का नतीजा है कि फसल इतनी अच्छी हो रखी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हम उत्तर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वह बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं? इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा कि तुलसी बताती है कि रामलिंगम पर उसको भरोसा है कि जब भी उसको काम के लिए मजदूरों की जरूरत होगी तो वो तुलसी को ही बुलाएगा, क्योंकि जो बाकी लोग होते हैं, जो बाकी जिनके पास ज़मीन है, वो क्या करते हैं, जो बाकी व्यापारी हैं, वो बाकी जो किसान हैं, वो क्या करते हैं, सस्ते मजदूरों को ढूंढने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन रामलिंगम ये नहीं करता, जो कि तुलसी ने बताया है। शेखर रामलिंगम के बारे में बताता है कि वो उसके चावल की मिल में काम करता है। और क्यों काम करता है? क्योंकि जो उसके धान से, उसकी खेती से जो कमाई होती है, उसका गुजारा सिर्फ 8 महीने तक भी वह कर पाता है। तो बाकी के महीनों में कमाई के लिए वो रामलिंगम के चावल की मिल में काम करता है। अब रामलिंगम की जिंदगी से जुड़े हुए, उसके जीवन निर्वाह से जुड़े हुए, उसके आजीविका से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, उनके हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, उसके पास कितनी जमीन है? तो ये हमें यहाँ पे अभी पढ़ा था। तो इसका उत्तर है, रामलिंगम के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। फिर है अगला सवाल, अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है? इसका उत्तर है, रामलिंगम के पास एक चावल की मिल है। अपनी जमीन पर उगने वाला धान वह इसी मिल में भेज देता है और चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। फिर अगला सवाल है, खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन हैं? तो इसका उत्तर है, खेती के अलावा कमाई के साधन, नंबर 1, गरीबों को ब्याज पर पैसा उधार देता है। नंबर 2, एक चावल मिल की मालिक है। नंबर 2, बीज व खाद की दुकान भी है। तो इससे देखो, हमने ये पता चला कि रामलिंगम के पास 3 आजीविकाएं हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर लेता है। अब हम आगे पढ़ते हैं।
भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बार कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है कि हमारे भारत में जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि खेतीहर मजदूरों की तरह हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार जो हैं वो खेतीहर मजदूर हैं। फिर उन्होंने बताया है कि कुछ लोग शेखर जैसे छोटे किसान हैं जो उनके पास खेत है तो सही, लेकिन वो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कम पड़ जाते हैं। और 20% जो है सिर्फ ऐसे किसान हैं रामलिंगम जैसे जिनके पास उनके बहुत सारे खेत हैं। खेती के अलावा भी उनके पास अपनी आजीविकाएं हैं, वो अलग और भी कार्य करते हैं जिससे कि वो पैसे कमा लेते हैं और अपने जीवन का अच्छे से निर्वाह करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है, ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, भारत के 80% किसानों के पास बहुत कम खेती की जमीन है। यह जमीन उनकी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते हैं या अन्य जगह मजदूरी करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार भी कुछ प्रयास कर सकती है, जैसे छोटे किसानों को सस्ती कीमत पर खाद, बीज उपलब्ध कराना, फसलों की उपज को उचित कीमत पर खरीदने की व्यवस्था करना, कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराना तथा खाली समय के दिनों में गांव में ही वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना इत्यादि। इससे जो गरीब किसान है उनको बहुत मदद मिल सकती है। अब देखो, आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती आपने भी कई बार देखे होंगे कि कुछ खेत ऐसे होते हैं कि जब हम उन्हें देखते हैं तो वो सीढ़ी की तरह लगते हैं, यानी कि वो सपाट एक तरह से नहीं होते, वो सीढ़ियों की तरह ऊपर नीचे करके होते हैं। तो यहाँ पर ये नागालैंड के बारे में बता रहे हैं। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो देखो, यहाँ चित्र में भी जो आप खेत देख रहे हो, आपको देखने से ही वो सीढ़ियों की तरह लग रहा है। जैसे पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी। तो ये कब होता है? जहाँ पर कि पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर हमें इस तरह के खेत देखने को अधिकतर मिलते हैं। इसके अलावा हमें बताया है कि इन खेतों में अधिकतर जो है वो चावलों की खेती के लिए अच्छे होते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो सभी मिलजुल कर काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा खेत है या दूसरे का, वो सभी एक दूसरे के खेत में मिलजुल कर काम करते हैं। और जब तक कि काम होता है तो वो सभी समूह में इकट्ठे बैठकर खाना बनाते हैं और वहाँ पर खाते हैं जब तक कि उनका सारा काम पूरा खत्म ना हो जाए।
अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। तो देखो, अभी तक तो हमने खेती के बारे में पढ़ा था, खेतीहर मजदूरों के बारे में पढ़ा था। अब हम मछुआरों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम अरुणा और परिवेलन के जीवन निर्वाह के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मछली पकड़ने का काम करते हैं। और यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। तो देखो, यहाँ पर हमें चित्र भी दिखाया गया है जिसमें कि लोग नाव में बैठे हैं और जाल फेंककर मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। अरुणा और परिवेलन। पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां देखी जाती है। सुबह 7 बजे से समुद्र किनारे बड़ी गर्मा गर्मी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गईं, उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल, कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। तो देखो, जो मछलियाँ पकड़ने का कार्य है वो भी बटा हुआ है। आप देख रहे हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नाव होती है, फिर कुछ लोग मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि जो भी मछलियाँ वो पकड़ते हैं फिर उसको बेचने से जो उनको कमाई मिलती है वो 4 हिस्सों में बढ़ती है। 3 हिस्से वो जो कि मछलियाँ पकड़ते हैं और चौथा हिस्सा उसको मिलता है जिसकी नाव होती है। अब नाव यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अरुणा की है, तो वो चौथा हिस्सा उन लोगों को खुद ही मिल जाता है। इसके बाद वो बताती है कि नाव में लगाने के लिए, यानी कि कैटामरेन में लगाने के लिए उन लोगों ने इंजन खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने बैंक से पैसा उधार लिया था। और इस इंजन की वजह से कैटामरेन जो है वो बहुत दूर तक चला जाता है और वो लोग ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाते हैं। अब वह कहती है कि जो मछलियाँ पकड़ी जाती है उनमें से वो कुछ को अपने घर में खाने के लिए रख लेती है, निकाल लेती है, और बाकियों को वो नीलाम कर देती है, यानी कि बेच देती है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वो टोकरे भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। अब देखो, जिस तरह खेती में कुछ समय के लिए खाली रहना पड़ता है, हमने देखा कि इस कार्य में, यानी कि इस आजीविका में भी इनका कुछ समय ऐसा है जहां पर कि इनको कार्य नहीं मिलता। तो
तो उन्होंने बोला कब? ये जब मॉनसून का समय होता है तब वो लोग मछलियां पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। तो देखो, जिस तरह किसान मजबूर थे व्यापारियों को ही अपना धान बेचने के लिए, यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो भी मजबूर है। क्योंकि जब खाली समय होता है तो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए वो क्या करते हैं? व्यापारियों से उधार लेते हैं। और इसी उधारी की वजह से, इस मजबूरी की वजह से उन्हें अपनी मछलियों को इन्हीं व्यापारियों को बेचना पड़ता है और अपना वो खुले तरीके से नीलामी नहीं कर पाते या फिर अपने हिसाब से उनको नहीं बेच पाते हैं। अब वो बताते हैं कि पिछले साल जो सुनामी आई उनके कारण इन मछुआरों के परिवारों को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अब यहाँ पर शेखर और अरुणा के जीवन से जुड़े हमें 2 सवाल दिए गए हैं, इनका हम उत्तर देंगे। तो पहला सवाल है, शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उसमें क्या समानताएं और अंतर दिखते हैं? उत्तर है, शेखर और अरुणा दोनों के परिवारों को ही उधार लेना पड़ता है क्योंकि शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है जिससे उसे 60 बोरी धान मिलता है। इन 60 बोरी में से कुछ तो वह अपना उधार चुकाता है, बाकी जो धान बचता है वह 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए अगली फसल के लिए खाद बीज के लिए उसको उधार लेना पड़ता है। अरुणा का परिवार समुद्र से मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाता है, परंतु मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वह समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पाते। इसलिए इन महीनों में व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। तो ये तो हमने देखा कि वो किस तरीके से अपना गुजारा चलाते हैं। अब हमें देखना है समानताएं क्या हैं। दोनों ही परिवार परिश्रम करते हैं। नंबर 2, दोनों ही व्यापारियों से उधार लेकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और बदले में धान व मछली व्यापारी को सस्ती कीमत पर बेचते हैं। अब अंतर क्या है? शेखर छोटा किसान है जबकि अरुणा का परिवार एक मछुआरा है। नंबर 2, अरुणा के परिवार के पास मछली पकड़ने के अलावा कोई अन्य काम नहीं है, जबकि शेखर खाली समय में चावल मिल में काम करता है और अपनी गाय का दूध बेचकर भी कुछ आय प्राप्त कर लेता है। अब अगला प्रश्न है, क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? तो उत्तर है, सुनामी समुद्र में आने वाले भूकंप के कारण उठने वाली विनाशकारी लहरें हैं जो अत्यधिक ऊंची तथा तेज होती हैं। सुनामी के कारण अरुणा जैसे मछुआरों को जान माल का काफी नुकसान हुआ होगा। उनके घर पूरी तरह बर्बाद हो गए होंगे तथा अपने परिवार के कुछ सदस्यों को भी उन्हें खोना पड़ा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय का काम बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता।
ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो देखो, यहाँ पे हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविकाओं के बारे में पढ़ा, उनकी परेशानियों के बारे में पढ़ा, उनके रोजगार के बारे में पढ़ा, किस तरह उनका जीवन यापन वो करते हैं, किस तरह वह पूरे वर्ष उनके पास काम नहीं होता, यानी कि आय का साधन नहीं होता, तब वो कैसे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वो कैसे व्यापारियों से उधार लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ को अपने काम के लिए उधार लेना पड़ता है और कुछ को काम ना होने की वजह से उधार लेना पड़ता है, और उस उधारी की वजह से उन्हें कई बार मजबूर भी होना पड़ता है। तो ये हमने हमारे इस पाठ में पढ़ा है, और सबकी हमने ये भी देखा कि आजीविका भले ही अलग अलग हैं, लेकिन स्थितियां कुछ तरीकों में सभी लोगों की समान होती हैं। अब यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। तो उत्तर, कलपट्टू गांव के लोगों के काम की सूची। नंबर 1, टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। नंबर 2, लोहार, नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करना इत्यादि के रूप में सेवाएं देना। नंबर 3, चाय, सब्जी, कपड़े, खाद व बीज की दुकानें खोलना। नंबर 4, कुछ लोग शहर में जाकर मकान बनाना और लॉरी चलाने का काम करते हैं। नंबर 5, कुछ लोग खान से पत्थर या नदी बालू ढोने का काम करते हैं। प्रश्न 2, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? इसका उत्तर, खेती पर निर्भर लोग। नंबर 1, रामलिंगम जैसे बड़े किसान अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते, बल्कि खेतीहर मजदूरों से काम कराते हैं। नंबर 2, शेखर जैसे छोटे किसान अपने खेतों पर स्वयं काम करते हैं और कटाई के समय छोटे किसान आपस में एक दूसरे के खेतों पर काम करके मदद करते हैं। नंबर 3, तुलसी जैसे भूमिहीन खेतीहर मजदूर बड़े किसानों के खेतों पर फसल बुवाई, निराई तथा कटाई के समय बुलाने पर काम करते हैं। इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिलता है। बाकी के समय वे खाली रहते हैं और इस कारण से उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि ना लें। आप क्या कहेंगी? तो इसका उत्तर है, मैं मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते सलाह दूंगी कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कैटामरेन यानी कि मछुआरी की खास तरह की इंजन की छोटी नाव होगी तो हम समुद्र में दूर तक तेजी से मछली पकड़ने जा सकेंगे, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें मानसून के मौसम में 4 महीने व्यापारी से उधार लेकर अपनी आजीविका नहीं चलानी पड़ेगी। जबकि बैंक के कर्ज पर ब्याज की दरें व्यापारी के मुकाबले कम होती है, जिसे चुकाने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी और हम अपनी मछली ऊंची कीमत पर बाजार में बेच सकेंगे। अब है प्रश्न 4, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह एक उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1, गरीब भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन महीनों में काम नहीं होता, सरकार उनके गांव के आसपास को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है।
नंबर 2, इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के अवसर के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। नंबर 3, सरकार सस्ती दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। नंबर 4, सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर सकती है। अब प्रश्न 5, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, शेखर जैसे छोटे किसानों को फसल बुवाई के लिए खाद, बीज खरीदने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, जिसके बदले में उन्हें अपनी फसल सस्ते में व्यापारी को बेचनी पड़ती है। इस तरह किसान को दो तरह से नुकसान होता है। एक तो वह ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता है और दूसरे उसे अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इसी कारण किसान अधिक परिश्रम करने के बाद भी अपनी आजीविका अच्छी प्रकार से नहीं चला पाता और व्यापारी के जाल में फंसता चला जाता है। यदि सरकार छोटे किसानों को बुवाई के समय सस्ती दरों पर बीज, खाद उपलब्ध करा दे तो किसान को व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर उधार नहीं लेना पड़ेगा और ना ही कम कीमत पर व्यापारी को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी और वह आसानी से अपनी आजीविका चला सकेगा। इसके अलावा सरकार किसान फसल को उचित दर पर खरीदने की व्यवस्था भी कर दे तो किसान व्यापारी की लूट से भी बच जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। अब यहाँ पर प्रश्न 6 है, नीचे दिए गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे देखो हमें एक तालिका दी गई है और आपको क्या करना है, शेखर और रामलिंगम के जीवन में जो अंतर है उसको हमें बताना है। सबसे पहले है खेती की हुई जमीन। तो शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है और रामलिंगम के पास 20 एकड़ जमीन है। फिर है मजदूरों की जरूरत। तो यहां पर हम लिखेंगे शेखर स्वयं काम करता है, रामलिंगम मजदूरों से काम करवाता है। फिर है उधार की जरूरत। शेखर को खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, रामलिंगम को उधार नहीं लेना होता या फिर नहीं लेना पड़ता। फिर है फसल का बिकना। तो हम शेखर के लिए लिखेंगे कि शेखर फसल से व्यापारी का उधार चुकाने के बाद शेष फसल घर के लिए रख लेता है। रामलिंगम फसल कस्बों, गांव और आसपास के शहरों में बेची जाती है। यानी कि रामलिंगम जो फसल होती है, जो भी उसके खेती से आता है, वो क्या करता है, अपने कस्बों, गांव और आसपास के शहरों में बेच देता है। उनके द्वारा किया गया अन्य काम। तो शेखर चावल मिल में काम करता है तथा गाय का दूध बेचता है। रामलिंगम चावल मिल तथा खाद व बीज की दुकान का मालिक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रामलिंगम और शेखर के जीवन में क्या क्या अंतर है। अब यहाँ पर हमारा ये अध्याय यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाएं, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं, क्या क्या परेशानियां देखते हैं और उन परेशानियों का हल वो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से कई बार उनके पास कुछ काम ना होने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ता है या फिर कुछ को अपने काम को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है और उसी उधार के कारण उनको किन किन मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह मजबूरी में आकर उन्हें अपने सामान को या फिर कम मजदूरी पर काम करके या अपने सामान को कम कीमत पर देकर गुजारा करना पड़ता है, जिससे उनका जीवन यापन पूरा नहीं हो पाता और कई बार उनको अपना अलग से अन्य काम भी करना पड़ता है। और हमने देखा कि लोगों की आजीविकाएं भले ही अलग अलग तरह की है, उनका जीवन यापन अलग अलग तरह से हो रहा है, लेकिन उनके जीवन की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर वो समान तरीके से जी रहे हैं। यानी कि उनके पास कुछ समय के लिए कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता तो कोई आय भी नहीं होती, और जब आय नहीं होती है तो उनको अपना जीवन यापन उधार लेकर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा यह अध्याय खत्म होता है। अब आपको इस अध्याय को दोबारा अच्छे से दोहराना है, इसके सभी
प्रश्नों के उत्तर को आपको दोहराना है और कोई भी आपको अगर परेशानी होती है तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में।